हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8। आठवां चैप्टर है लागत की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तो आप लोग जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं वो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन स्पष्ट लागत का उदाहरण है। ठीक है, इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए हुए 4, उसमें आपको बताना है स्पष्ट लागत का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आइटम। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आइटम का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन दिए हुए, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैम ये क्वेश्चन का ये आंसर बताई थी, ये करेक्ट ऑप्शन था, करेक्ट आंसर था। तो आप लोग एग्जाम में जब याद आएगा आप लोग फट से पहचान जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है उत्पादक द्वारा अपने व्यक्तिगत बचत का विनियोग करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल सेविंग्स बाय अ प्रोड्यूसर। या ऑप्शन बी है किराए पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान, वेजेस पेड टू हायर्ड लेबर। या ऑप्शन सी है प्रबंधकीय व्यय स्वामी द्वारा प्रबंध करने पर, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय ओनर्स टू इटसेल्फ। या ऑप्शन डी है स्वयं की भूमि का किराया चुकाना, पे रेंट फॉर ओन लैंड। ठीक है, तो इसमें से स्पष्ट लागत का उदाहरण कौन सा है, किराए पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान। ठीक है, किराए पर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान जो है स्पष्ट लागत का उदाहरण है। वेजेस पेड टू हायर्ड लेबर, ये जो है एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आइटम का है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन निहित लागत की मद है। निहित लागत का इनमें से कौन सा आइटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट आइटम। इम्प्लिसिट कॉस्ट आइटम का इसमें से कौन सा जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट आइटम है। ठीक है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर ऑप्शन बी है कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज। या ऑप्शन सी है बीमा प्रीमियम का भुगतान, यानी कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। या ऑप्शन डी है परिवहन व्यय का भुगतान, पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो निहित लागत का मद इसमें से कौन सा है, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ जो है वो निहित लाभ की मद है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट आइटम। नॉर्मल प्रॉफिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट आइटम। क्लियर है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में लागत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, लागत से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या ऑप्शन बी है केवल स्पष्ट लागतें, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या फिर ऑप्शन सी है स्पष्ट तथा निहित लागत का कुल योग, सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। या ऑप्शन डी है केवल निहित लागतें, ओनली इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अर्थशास्त्र में लागत से तात्पर्य है स्पष्ट तथा निहित लागतें। ठीक है, स्पष्ट तथा निहित लागतों का कुल योग। कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स सम ऑफ एक्सप्लिसिट and implicit costs. So option C is the correct answer for this question. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत किसको कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नोन एज। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या चीज से जाना जाता है। अब देखो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लागतें, डायरेक्ट कॉस्ट। या फिर ऑप्शन बी है परिहार्य लागतें, अवॉइडेबल कॉस्ट। या ऑप्शन सी है पूरक लागतें, कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट। या फिर ऑप्शन डी है न्यून पूरक लागतें, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो स्थिर लागत जो है इसको हम लोग पूरक लागतें से भी जानते हैं। ठीक है, स्थिर लागत को क्या कहते हैं, पूरक लागतें। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से देखो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है टीसी तथा टीवीसी वक्र एक दूसरे के समांतर होती है।
टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। या ऑप्शन बी है टीसी वक्र यू आकार की होती है, टीसी कर्व इज यू शेप्ड। या फिर ऑप्शन सी है उत्पादन बढ़ाने पर टीसी तथा टीवीसी का अंतर कम होता है, द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। या फिर ऑप्शन डी है टीसी तथा टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, टीसी एंड टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो देखो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही जो सेंटेंस है, सही कथन जो है वो है टीसी तथा टीवीसी वक्र एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, टीसी और टीवीसी का जो कर्व होता है, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो पहले पूछा था कि कौन सा सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बताना है। अभी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, असत्य को बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत है स्टेटमेंट वो बताना है। देखो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है टीसी तथा टीवीसी वक्र विलोमता एस आकार की होती है। या ऑप्शन बी है शून्य उत्पादन पर टीसी इक्वल टीएफसी होता है, यानी एट जीरो आउटपुट टीसी इक्वल्स टीएफसी। या ऑप्शन सी है टीसी में परिवर्तन टीवीसी के कारण होता है, द चेंज इन टीसी इज इंटरली ड्यू टू चेंज इन टीवीसी। या फिर ऑप्शन डी है उत्पादन बढ़ने पर टीसी बढ़ता है टीएफसी के सीमा तक, एट आउटपुट इंक्रीजेस टीसी इंक्रीजेस बाय द एक्सटेंट ऑफ टीएफसी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग है, वो बताना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। ऑप्शन ए देखो, टीसी तथा टीवीसी वक्र विलोमता ऐसा आकार की होती है। हाँ, ये बात सही है कि टीसी और टीवीसी का कर्व जो होता है वो इनवर्सली एस शेप का होता है, विलोमता एस आकार का होता है। और ऑप्शन बी देखो सही है कि गलत है, शून्य उत्पादन पर टीसी इक्वल टीएफसी। हाँ, अगर आउटपुट 0 हो तो टीसी बराबर टीएफसी होता है, तो ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी देखो, टीसी में परिवर्तन टीवीसी के कारण होता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि टीवीसी के कारण ही टीसी में परिवर्तन होता है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट में परिवर्तन चेंज होता है, द चेंज इन टीसी इज इंटरली ड्यू टू चेंज इन टीवीसी। तो ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें तो पूछा है इनकरेक्ट बताना है, गलत वाला स्टेटमेंट। अब देखो ऑप्शन डी, उत्पादन बढ़ने पर टीसी बढ़ता है टीएफसी की सीमा तक, एट आउटपुट इंक्रीजेस टीसी इंक्रीजेस बाय द एक्सटेंट ऑफ टीएफसी। नहीं, ऐसा नहीं है, उत्पादन बढ़ने पर टीसी बढ़ता है टीएफसी की सीमा तक, ये स्टेटमेंट गलत है। और आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो ये हो गया इसका सही आंसर और गलत स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, निम्न में रिक्त स्थान भरे। एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, डैश बाई टी क्यू इक्वल ए एफ सी। मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो ए एफ सी का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो ए एफ सी बराबर क्या होता है, डैश बाई टी क्यू। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, टीसी होगा, ऑप्शन ए है टीसी, या ऑप्शन बी है एटीसी, या ऑप्शन सी है टीवीसी, या फिर ऑप्शन डी है एवीसी। तो यहाँ पे क्योंकि ए एफ सी बराबर होता है एटीसी, सॉरी क्या पूछा है, ए एफ सी का फॉर्मूला, ए एफ सी बराबर होता है टी सी बाई टी क्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए एफ सी इक्वल्स टी सी बाई टी क्यू होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे टी सी बाई टी क्यू इक्वल्स ए एफ सी इक्वल्स टी सी बाई टी क्यू। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, निम्न में से रिक्त स्थान को भरे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। देखो टी सी बाई टी क्यू इक्वल्स, अगर टी एफ सी बाई टी क्यू होता है तो टी एफ सी बाई टी क्यू इक्वल्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है एटीसी, या ऑप्शन बी है ए एफ सी, या ऑप्शन सी है टीवीसी, या फिर ऑप्शन डी है एवीसी। तो देखो टी सी बराबर टी सी बाई टी क्यू बराबर होता है टी एफ सी बाई टी क्यू, और इन दोनों के बराबर, मतलब अगर ये इसके बराबर है तो इसके बराबर क्या हो सकता है, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के बराबर होता है। टीसी याद रखिएगा, टी सी बाई टी क्यू इक्वल्स टी एफ सी बाई टी क्यू,
इक्वल्स ABC। क्लियर है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगी आपको। 20 इकाइयों के उत्पादन का कुल लागत 360 रुपया है। ठीक है, 20 इकाइयों का उत्पादन का कुल लागत कितना है? 360 रुपया। अब उत्पादन के इस स्तर पर औसत स्थिर लागत कितना है? 10 रुपया है। तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी? तो हम लोग को क्या निकालना है? कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 360 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना है? 360 रुपीज। 20 यूनिट्स का क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, इफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज ₹10, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज, देन व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, ये आप लोग से पूछा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया 20 इकाइयों के उत्पादन का कुल लागत कितना है? 360। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 360 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुल लागत कितना दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल कॉस्ट, TC इक्वल्स ₹360। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला, उत्पादन के इस स्तर पर औसत स्थिर लागत 10 रुपया। औसत स्थिर लागत कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, इफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज ₹10, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ₹10। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे औसत, जो दिया है वो सब लिख रहे हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। औसत स्थिर लागत, यही दिया है ना, औसत स्थिर लागत जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? ₹10, 10 रुपया दिया है। ठीक है, तो लिख दिए। और देखो क्या दिया है यहाँ पे, एवरेज औसत स्थिर लागत 10 रुपया है, तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी, है ना। देन व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? तो हम लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, लेकिन इससे पहले ये जो 20 यूनिट दिया है इसको भी लिख लेते हैं। 20 इकाइयों के उत्पादन का कुल लागत 360 है, तो यहाँ पे 20 इकाई क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। ठीक है, यूनिट्स हो गया। टोटल आउटपुट, टोटल क्वांटिटी कितना है? TQ इक्वल्स दिया है 20। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, तो कितना यूनिट्स हम लोग कितना को प्रोड्यूस कर रहे हैं? 20। तो 20 यहाँ पे TQ हो गया, टोटल क्वांटिटी। अब क्या बोला है इसमें, देन व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? तो TVC पूछा है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालने बोला है, कुल परिवर्तनशील लागत। आपने ध्यान दिया होगा, जो भी इसमें पूछा था, जो भी इसमें दिया हुआ था, मैंने सब यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, TVC कुल परिवर्तनशील लागत बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोला है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। टोटल कॉस्ट TC यानी कुल लागत जिसे हिंदी में कहते हैं, कुल लागत बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट बराबर होता है TFC प्लस TVC। ठीक है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। TFC मैंने कुल स्थिर लागत और TVC मैंने कुल परिवर्तनशील लागत, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत निकल जाता है। तो TC इक्वल्स TFC प्लस TVC। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया है उसमें क्या क्या हम लोग के पास है। TC दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, कुल लागत 360। ठीक है, आगे TFC दिया है? नहीं दिया है। TVC दिया है? नहीं, TVC तो निकालने बोला है। तो हम लोग को एक चीज दिया है और एक चीज निकालने बोला है, तो हम लोग को TFC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो TFC निकालने के लिए क्या करेंगे? TFC इक्वल्स AFC इंटू TQ करते हैं। ठीक है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, कुल स्थिर लागत बराबर औसत स्थिर लागत गुना उसका मात्रा होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू TQ। क्योंकि एक फॉर्मूला है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इक्वल्स TFC बाई Q, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर AFC बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाई Q है, तो TFC बराबर ऐसा लिख सकते हैं, AFC इंटू TQ। ठीक है, और या फिर Q। तो आप देखो कैसे निकालेंगे TFC निकालने के लिए। TFC अब हम लोग आसानी से निकल जाएगा। TFC बराबर AFC दिया हुआ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत 10। ठीक है,
इंटू टी क्यू, टोटल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, मात्रा 20, यहाँ पे 20 लिख दिए। तो 10 गुना 20 कितना हुआ, 10 इंटू 20 200। तो हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया 200। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये वाला जो हम लोग को निकालने बोला था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। अगर टी सी बराबर टी एफ सी प्लस टी वी सी, ठीक है, तो इसमें अगर पुट करते हैं तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, कुल लागत 360, तो इसका जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे टीसी के जगह पे। तो 360 बराबर आगे क्या दिया है, टीएफसी, तो टीएफसी अभी हमने निकाला 200 लिख देंगे, 200, और उसके आगे क्या दिया, प्लस टीवीसी, प्लस टीवीसी। तो यहाँ टीवीसी है नहीं है, और हम लोग को टीवीसी निकालना है, तो हो गया। अब हम लोग को एक ही टीवीसी नहीं है, बाकी सारा तो न्यूमेरिक नंबर्स ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो टीवीसी आ जाएगा, ठीक है। तो टीवीसी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 360, और ये इसके साथ 360 और ये इसके साथ प्लस में, तो यहाँ आएगा तो माइनस 360 माइनस 200, ठीक है। तो कितना हो गया, 360 माइनस 200 160, क्लियर है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, कुल परिवर्तनशील लागत 160। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 160, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे सॉल्यूशन निकला है, कैसे सॉल्व हुआ है, कैलकुलेशन कैसे हुआ है टीवीसी का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा फॉर्मूला आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत है 120 रुपया, ठीक है। यदि 14 इकाइयों की औसत लागत है 10 रुपया, तब इस स्तर पर सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत निकालने बोला है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 120 इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 14 यूनिट्स इज ₹10, देन व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल, नो यहाँ पे होगा देन व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है हम लोग को। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 120 रुपया है, ठीक है, कुल लागत दिया हुआ है 120 रुपये 10 इकाई का। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 120 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं TC10 इक्वल्स 120, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 इकाई 10 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है, कुल लागत 120, तो TC10 इक्वल 120 लिख दिए। अब आगे बोला है यदि 14 इकाइयों की औसत लागत 10 रुपया है, ठीक है, इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 14 यूनिट्स इज ₹10, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट्स, ठीक है, कितना का, 14 इकाई का औसत लागत कितना बोला है, 10 रुपया। तो AC14 इक्वल्स हम लोग कितना लिख देंगे, 10, ठीक है। AC14 एवरेज कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट्स इक्वल्स 10, ठीक है, यानी औसत लागत 14 इकाइयों का औसत लागत 10, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए AC14 इक्वल्स 10। तो यहाँ पे निकालने बोला है आपको, तब इस स्तर पर सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत यानी MC मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स क्या, सीमांत लागत को MC बोलते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं MC से मार्जिनल कॉस्ट को। तो देखो TC10 हो गया 120 एंड AC14 हो गया 10, और निकालने क्या बोला है, MC इक्वल व्हाट, MC क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। क्योंकि MC का फॉर्मूला होता है, MC इक्वल होता है TCN-1, MC का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN-1, ठीक है, ये फॉर्मूला है TCN माइनस TCN-1, क्लियर है। तो यहाँ पे TC तो दिया हुआ है, N-1, यहाँ अगर TC10 दिया हुआ है तो TC9 होता तब सॉल्व होता, या 11 होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में नहीं दिया हुआ, 10-11 या 10-9 ऐसे दिया होता तो होता, लेकिन यहाँ पे तो AC14 दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब इस AC को हम लोग TC में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, TC में हम लोग बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर AC14 10 दिया हुआ है तो हम लोग TC14 कैसे निकालेंगे, TC14 इक्वल्स AC14 इंटू क्वान्टिटी, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो AC14 कितना है 10 इंटू क्वान्टिटी, इसका निकाल रहे हैं हम लोग 14 का, ठीक है, 14 यूनिट्स, तो क्वान्टिटी कितना हो गया 14, तो AC14 यहाँ पे हो गया 10, है ना, इंटू क्वान्टिटी पूछा है
तो क्वांटिटी कितना है 14 यूनिट्स का हम लोग कर रहे हैं, तो 10 इंटू 14 कितना हो गया 140। आप देखो इस फॉर्मूला में पुट करने से होगा MC इक्वल्स TCN माइनस TCN माइनस 1। चलो करके देखते हैं। TCN मान लो, TCN हम लोग मान लिए इसको, ठीक है 120 को, नहीं बड़ा कौन है ये है TC14, तो TC14 अगर लिए हम लोग 140 माइनस और यहाँ पे 10 है तो 140 किसका है TC14 का है, 14 यूनिट का है, और ये 10 यूनिट का है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। तो चलो करके देखते हैं। 14 यूनिट का 140 लिख दिए टोटल कॉस्ट, और 10 यूनिट का टोटल कॉस्ट लिख दिए यहाँ पे 120, लेकिन ये एक सीरीज में नहीं है, ठीक है 10 11 या 9 10 तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना इसमें डिफरेंस है उससे, ठीक है, यानी क्वांटिटी में जितना डिफरेंस है उससे। तो यहाँ पे TC14 है और ये TC10 है, इन दोनों का हम लोग कर रहे हैं, तो 14 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम लोग 4 कर देंगे। समझ में आया। TCN माइनस TCN माइनस 1 इसका फॉर्मूला है MC का, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत का, तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन क्यों हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 किए, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जितना यूनिट का इसमें डिफरेंस है उसको हम लोग बाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 140 माइनस 120 कितना हुआ 20/4, 4 5 जा 20, 4 का पहाड़ा 5 बार में 20 आ गया, ठीक है, कट गया। तो कितना हो गया हम लोग का आंसर, मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया, सीमांत लागत 5। तो देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 12 है और ऑप्शन डी में 5 है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग अभी सॉल्व करके क्या निकाले 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC वक्र, उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC वक्र का क्या होता है, एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC कर्व। सो क्या होगा AFC कर्व का आउटपुट इंक्रीज होने पर, ऑप्शन ए दिया ATC वक्र के निकट आ जाता है, कम्स क्लोजर टू ATC कर्व, या ऑप्शन बी है ATC वक्र से दूर चला जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम ATC कर्व, या ऑप्शन सी स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो उत्पादन में वृद्धि होने पर AFC वक्र जो है वो ATC वक्र से दूर चला जाता है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होता है, AFC वक्र जो है वो ATC वक्र से दूर चला जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC कर्व मूव्स अवे फ्रॉम ATC कर्व, ठीक है, जैसे आउटपुट बढ़ता है तो AFC कर्व जो है वो ATC कर्व से दूर चला जाता है। क्लियर है। 12th नंबर क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि होने पर ABC वक्र का क्या होगा। एज आउटपुट इंक्रीजेस ABC कर्व का क्या होगा। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए। ऑप्शन ए है क्रमवत घटता जाता है, फॉल्स कंटिन्यूअसली, या ऑप्शन बी है क्रमवत बढ़ता है, राइजेस कंटिन्यूअसली, या ऑप्शन सी है प्रारंभ में घटता है फिर बढ़ता है, इनिशियली फॉल्स देन स्टार्ट राइजिंग, या ऑप्शन डी है प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है, इनिशियली राइजेस देन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो उत्पाद में वृद्धि होने पर ABC वक्र जो है वो प्रारंभ में घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, उत्पाद में वृद्धि होने पर ABC कर्व जो है, ABC वक्र जो है शुरू में तो घटता है लेकिन फिर बढ़ता है, ठीक है। एज आउटपुट इंक्रीजेज ABC इनिशियली फॉल्स देन स्टार्ट राइजिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। ये आप लोग का मॉडल पेपर में आया था 2021 में, अवसर लागत का, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, ठीक है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, ऑप्शन ए है आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट, या ऑप्शन बी है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, या ऑप्शन सी है सम मूल्य, इक्विलिब्रियम प्राइस, या ऑप्शन डी है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। तो अवसर लागत जो है उसका वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत, ठीक है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगी जिसमें कि इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस इस चैनल के आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो उस लिंक में क्लिक करके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन कथन सत्य है, ठीक है। अब देखो ABCD करके जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से। ऑप्शन ए है AC इक्वल्स TFC माइनस TVC, या AC इक्वल्स AFC प्लस TVC, या ऑप्शन सी है AC इक्वल्स TFC प्लस ABC,
या फिर ऑप्शन डी है ए सी इक्वल्स ए एफ सी प्लस ए वी सी। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, क्योंकि ए सी बराबर होता है ए एफ सी प्लस ए वी सी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट इक्वल्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी औसत लागत बराबर होता है औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र जो है वो उसका कैसा आकार होता है? द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज, ऑप्शन ए है यू आकार, यू शेप्ड, या ऑप्शन बी है परवलयिक आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या ऑप्शन सी है एक्स अक्ष के समांतर रेखा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो औसत लागत वक्र जो है वो यू आकार का होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आप लोग का एग्जाम में। औसत लागत वक्र कैसा होता है? यू आकार का होता है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा होता है? यू शेप का होता है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए तो, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आए कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।